बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमारा जो ये लेक्चर था, हमारा चैप्टर 13 था, वो कंप्लीट हो गया था, इंपोर्ट ट्रेड वाला। और आज हमने जो है एक्सपोर्ट ट्रेड जो है स्टार्ट करनी थी। हम जो है ये टॉपिक पढ़ रही है फॉरेन ट्रेड वाला। तो इसमें एक्सपोर्ट ट्रेड में मैंने कहा था इंपोर्ट ट्रेड और एक्सपोर्ट ट्रेड में कुछ चीज़ें जो कॉमन है प्रोसीजर के हवाले से। तो पहले एक्सपोर्ट ट्रेड होती क्या है? एक्सपोर्ट होती है कि जब आपके मुल्क की जो सरप्लस प्रोडक्शन होती है दूसरे ममालक में आप बेचती हैं, दूसरे ममालक को आप सेल करते हैं, तो उससे आप रेवेन्यू जो जनरेट करते हैं। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में जो फ़र्क था वो मैंने बताया था। इंपोर्ट जो होती है जिसको हम कहते हैं दार आमद। दार आमद मीन कि आपके दरवाजे तक आमद हो रही है, आपकी पास वो चीज़ें आ रही हैं। एक्सपोर्ट होती है, ये होती है बार आमद, बाहर के तक आमद है, मीन कि बाहर चीज़ें आप भेज रहे हैं। तो जो आपकी सरप्लस प्रोडक्शन होगी वो आप दूसरे ममालक में इसको एक्सपोर्ट करेंगे, भेजेंगे, और उससे आप रेवेन्यू जनरेट करेंगे। मैंने प्रोसीजर में आपको बताया था कि कुछ चीज़ें कॉमन होती है, क्योंकि ये जो आपका चाहे इंपोर्ट हो एक्सपोर्ट हो, ये दोनों आपके जो है CCI एंड ई जो है उनको रजिस्टर्ड करता है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों जो है कंट्रोल की जाती है CCI की तरफ से। ये आपका एक्ट मौजूद है, एक्ट इंपोर्ट एक्सपोर्ट का 1952। डेफिनेशन इसकी, इफ द गुड्स एंड सर्विसेज, आपकी टेंजिबल गुड्स होती हैं या इनटेंजिबल आपकी सर्विसेज होती हैं आपकी, if the goods and services are sold or trade to another country then it is called the export trade। अगर दूसरे मालों को आपने गुड्स या सर्विसेज अपने सेल किए हैं तो उसको आप एक्सपोर्ट ट्रेड का नाम देते हैं। एक्सपोर्ट ट्रेड इंक्लूड ऑल द एक्टिविटीज which are performed in sending goods from one country to other country। दूसरे मालक तो को जो चीजें आप बेचती हैं वो इसमें सारी की सारी एक्टिविटीज शामिल होती हैं। मेथड्स ऑफ सेलिंग गुड्स इन फॉरेन कंट्री, दूसरे मालिक में जब आप चीजें कोई सेल करनी है तो उसके मेथड्स क्या होंगे? मेथड्स भी आप कह सकते हैं इनको, इनको आप रिसोर्स कह सकते हैं कि कौन से सोर्सेज होते हैं जिनके जरिए आप जो चीजें सेल करते हैं। तो फर्स्ट होता है आपका एडवर्टीजमेंट। एडवर्टाइजमेंट भी पढ़ते हैं इसको, एडवर्टीजमेंट होता है ये, असल में इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है। एडवर्टीजमेंट इश्तिहारबाजी, चीज़ों की तशहीर करना, चीज़ें जो है आपकी जो भी प्रोडक्ट है उसका प्रोडक्ट का नॉलेज जो है दूसरे लोगों तक पहुंचाना, और फिर लोग जो अपनी जो है डिमांड, चीज़ों की डिमांड आपसे करेंगे। आपने जो भी चीज़ प्रोडक्ट बनाई है उसकी तशहीर करना, दूसरे लोगों तक उस चीज़ का नॉलेज जो है पहुंचाना। इसके लिए जो आपके मीडियम यूज होते हैं, फर्स्ट आपका जो पुराना मीडियम है वो तो आपका रेडियो और न्यूज़पेपर जो है ये पहले यूज होते थे। अब टीवी है, टेलीविजन आ गया इसमें। इसके अलावा आप मोबाइल फोन के ऊपर आप जो SMS के जरिए जो है चीज़ों के आप कोई भी आपके जो प्रोडक्ट्स होती हैं उनकी इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास जो इंटरनेट है, फेसबुक हो गया या दूसरे कोई भी आप ऐप्स वगैरह कोई आप ओपन करते हैं तो उसके साथ अटैच आपकी आप एडवर्टीजमेंट्स होती हैं कि कोई भी आप ऐप इंस्टॉल करते हैं, कोई भी आप जो है इंस्टॉल करेंगे, आपने अगर वेबसाइट कोई ओपन किया तो उसके साथ कुछ ना कुछ चीज़ें आपकी अटैच होती हैं जो कि आप देखते हैं। फर्स्ट आपका ये होता था कि चीज़ें जब आप कोई भी एडवर्टीजमेंट है उसको आप अगर नहीं देखना चाहते हैं स्किप कर दें, लेकिन अभी आपको ये इम्पोज कर दिया जाता है। सपोज जिस तरह आप यूट्यूब के ऊपर कोई गाना सुन रहे हैं या कोई भी आपने वीडियो जो है वो चलाई है, तो फर्स्ट आपका जो कोई ऐड चल जाएगा 3-4 सेकंड के लिए ऐड होगा, और उस दौरान आप उसको स्किप नहीं कर सकते। आपने क्या करना था, 3-4 सेकंड का उसके क्लिप जो होता है वो देखना होता है। 5 सेकंड का अगर क्लिप है तो वो देखेंगे, देखने के बाद आप उसको जो है चला सकते हैं, देख से आगे आपका मूव कर सकते हैं, अदरवाइज आप वो वीडियो नहीं देख सकते। तो ये आपका होता है कि इम्पोज कर दिया जाता है कि वो चीज़ जो है उसको आपने देखने ही देखने। An easy method to sell the goods in the foreign country is that the newspaper, radio, television, journals for different countries must advertise the domestic goods। Due to this, the trader and the consumer get confidence about the product and volume of the sale increase। को आपका जो भी ट्रेडर होता है वो चीज़ें जो कंज्यूमर को अपने कॉन्फिडेंस में लेता है, चीज़ों का नॉलेज लोगों तक पहुंचेगा, उनको अपने कॉन्फिडेंस में लेगा, और उसके बाद वो चीज़ें क्या हो जाती हैं, सेल हो जाती हैं। इसी तरह आपकी कुछ टेलीमॉल कंपनीज होती हैं, वो आपकी चीज़ों की तशहीर कर देती हैं, वो चीज़ें आपकी सेल हो जाती हैं। या फिर दरमियान में मिडल मैन आपके ऑनलाइन जब चीज़ें आप परचेज करते हैं या सेल करते हैं तो उसमें एज मिडल मैन काम करती हैं कंपनी। जिस तरह हम अगर पाकिस्तान में एग्जांपल लें तो ये दराज जो है ये आपकी मिडल मैन कंपनी का काम करती है चीज़ों के सेल के लिए। इसकी ऐप पे चले जाएं, चीज़ें तो वहाँ पे एडवर्टाइजमेंट आपको मिलेगी चीज़ों की,
मुख्तलिफ जो आपके सेलर्स होंगे उन्होंने चीज़ें वहाँ पे लगाई हैं। आप कोई भी चीज़, उनकी प्राइस भी मौजूद है, कोई भी चीज़ आप खरीदना चाहें तो वो खरीद सकते हैं। इसके अंदर एक तो चीज़ है कि चीज़ का नॉलेज आप तक पहुँचता है तो आप खरीदेंगे। दूसरा ये होता है कि बाज़ औक़ात आपको फ़ॉल्स इन्फॉर्मेशन जो प्रोवाइड की जाती है, गलत इन्फॉर्मेशन आपको दी जाती है, तो उस वो चीज़ जो जो गलत इन्फॉर्मेशन होगी उसकी बुनियाद पे आप चीज़ खरीद लेंगे, लेकिन बाद में खरीदने के बाद पता चलता है कि वो चीज़ आपकी ऐसी नहीं थी जो आपने खरीदी थी। आप देखें अभी कि आपने दराज से पेमेंट की है, कोई चीज़ खरीदनी हो तो खरीदने से पहले हम कहते हैं कि फर्स्ट आप देखें उसके नीचे व्यूज़ जो लोगों के आते हैं वो क्या है, उसके मुताबिक आप चीज़ खरीदें, क्योंकि जो चीज़ों की चीज़ एडवर्टाइज कर रहे हैं उसके मुताबिक लोगों ने जो चीज़ें खरीदी हैं उनके क्या व्यूज़ आएंगे, उसके मुताबिक आप वो चीज़ खरीदें। पर्सनल विजिट, बाज़ औक़ात आपका जो प्रोड्यूसर होता है मुख्तलिफ कंट्रीज़ में जो पर्सनल विजिट करता है वो और अपनी चीज़ों के हवाले से वहाँ पे लोगों को अवेयरनेस देता है, लोगों को जो नॉलेज प्रोवाइड करता है। इसके लिए सेमिनार्स वगैरह भी कंडक्ट किए जा सकते हैं उनकी तरफ से, कि लोगों को इकट्ठा करके चीज़ों को के वाले से बता दिया जाए, या पर्सनली लोगों को वो बता सकते हैं कि कौन सी चीज़ है जो उन्होंने वहाँ पे से उन्होंने बनाई है, उसकी क्या क्या क्वालिटीज़ हो सकती है वो बता सकते हैं। जिस तरह हमारे यहाँ जो इंटरनल ट्रेड होती है उसमें जो पर्सनल विजिट होता है आपके मेडिकल रैप्स, जिस की एग्जांपल हम ले सकते हैं कि आपके रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं जो आपके विजिट करते हैं, इसी तरह आपके रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पे वो हो सकते हैं फॉरेन कंट्रीज में भी, जो कि चीज़ों की तशहीर करेंगे वहाँ पे, या आप खुद जाके अपनी चीज़ें जो है वहाँ पे सेल कर सकते हैं, अपनी चीज़ें आप खुद जाके उनको ऑफर कर सकते हैं लोगों के, वो आपकी चीज़ें खरीद सकें। तो इसमें आपके जो आपके कोई आपके मिडल मैन जो है उनको आप हायर नहीं करते चीज़ें जो है सेल करने के लिए, जो आप चीज़ों की तशहीर करवानी है उसके लिए, बल्कि अपनी चीज़ का की तशहीर के लिए आप खुद जो है लोगों के पास जाते हैं। अनदर मेथड ऑफ सेलिंग गुड्स इज द फॉरेन कंट्रीज दैट द लोकल ट्रेडर शुड विजिट अदर कंट्री इन ऑर्डर टू ड्राइव द कार्डिनल रिलेशनशिप विद द फॉरेन ट्रेड। जिस तरह हमने ये कुछ कंट्रीज ऐसे होते हैं कि जहाँ पे आपकी अप्रोच होती है, आप इजीली ट्रैवल कर सकते हैं, जिस तरह पाकिस्तान जो चाइना में जो आपने ट्रेड करते हैं, जिस तरह ये हमारे यहाँ जो मोबाइल फ़ोन की जो जितनी भी एसेसरीज वगैरह आ रही हैं वो चाइना से आ रही हैं, या फिर ये आपकी यूएसबी देखने में, या फिर आपका ये जो स्मार्ट कार्ड्स होते हैं ये या फिर आपके सॉरी ये आपके मेमोरी कार्ड्स होते हैं ये आते हैं। तो ये क्या कहते हैं, लोग जो पर्सनल विजिट कर सकते हैं, कि यहाँ पे पाकिस्तान से चाइना का सिर्फ एंट्री वीज़ा होता है आपका, जिसमें आप बिजनेस के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपका जो 14 दिन का 15 दिन का आपका वीज़ा लगता है, उसमें जाके आप पर्सनल विजिट करके चीज़ें देख सकते हैं, या अपनी चीज़ों के वहाँ पे जो है मार्केट देख लेंगे क्या बनती है, तो उसके बाद आप चीज़ें उनके साथ इम्पोर्ट एक्सपोर्ट इन चीज़ों की कर सकते हैं। तो पर्सनल विजिट में जो ट्रेडर होता है वो खुद दूसरे कंट्री में जाएगा और अपनी चीज़ की जो है वो तशहीर करेगा। थर्ड है आपका ट्रैवलिंग एजेंट्स। ट्रैवलिंग एजेंट्स होते हैं मुख्तलिफ आपके कंट्रीज के में जो ट्रैवल कर रहे होते हैं उनके ज़रिए आप अपनी चीज़ों की तशहीर करवाते हैं आप। ये कंपनीज होती हैं जिनका काम क्या होता है कि आपकी जो प्रोडक्ट्स होती है उनको लॉन्च करवाती हैं दूसरे कंट्रीज में आपके। तो ट्रैवलिंग एजेंट्स जो होते हैं ये अपने कमीशन के पे काम कर रहे होते हैं, इनका जो मकसद होता है काम करने का वो होता है कमीशन, कमीशन के लिए ये काम कर रहे होते हैं। Sometimes the trader hire the services of the traveling agents to get in order from the abroad. The traveling agent book the order from the behalf of the local trader by showing the sample of the products. इनके पास सैंपल चीज़ों के मौजूद होते हैं। सैंपल क्या होता है कि आपकी जो भी चीज़ होगी वो किस तरीके से आपने इसको यूज़ करना है, उसकी क्या क्वालिटी है, वो चीज़ें आप लोगों को बताएंगे, लोग देखेंगे चीज़, उसको यूज़ करेंगे, उसके बाद आपका जो है वो ऑर्डर प्लेस कर देते हैं। और इसके बदले वो जो आपके ट्रैवलिंग एजेंट होते हैं वो आपसे कमीशन चार्ज करते हैं। जैसे ये लोकल आपके ट्रैवलिंग एजेंट होते हैं, ये मेडिकल ऐप्स की शक्ल में, इनके पास भी आपके सैंपल्स की शक्ल में वो चीज़ें मौजूद होती हैं। और भी मैंने एग्जांपल जब देता हूँ तो मेडिकल ऐप की इसलिए देता हूँ कि ये आपकी आपके इस लोगों से आप सब लोग जो वाकिफ होते हैं कि कभी आप मेडिसिन लेने गए हो डॉक्टर के पास, तो ये अक्सर आपके वहाँ पे लोग आ जाते हैं, तो इनके पास जो बैग होता है उसमें आपके सैंपल्स ही होते हैं जो ये डॉक्टर्स को दे के जाते हैं। और अक्सर ये डॉक्टर जो है अपने पेशेंट्स को वो सैंपल दे देते हैं चेक करने के लिए कि दवा मेडिसिन की क्वालिटी क्या होती है। तो उन्हीं सैंपल्स की बिहाफ पे जो है इन्होंने आगे चीज़ें रिकमेंड करनी होती है डॉक्टर्स ने। इसी तरह जो आपके जो ट्रैवलिंग एजेंट होते हैं वो जो उनको हम सैंपल देते हैं, उन्हीं सैंपल्स के बुनियाद पे आपको आगे ऑर्डर मिलते हैं और आप चीज़ें उनको एक्सपोर्ट करते हैं। फॉरेन एजेंसीज, फॉरेन एजेंट ये ट्रैवलिंग एजेंट तो होते हैं मुख्तलिफ ममालिक में जो आपके ट्रैवल करते हैं और ऑर्डर प्लेस करते हैं इनको
आपकी फॉरेन एजेंसीज होती हैं, ये एजेंट्स होते हैं जो इंटरनेशनली चीज़ों की इंपोर्ट एक्सपोर्ट में आपको फैसिलिटेट करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में आपको फैसिलिटेट करती हैं। ये एजेंसीज होती है, एजेंट्स होते हैं आपके, इनका काम होता है, ये अदारे की शक्ल में काम कर रहे होते हैं और ये मुख्तलिफ ममालिक में इससे इनके पास जो है डिमांड्स होती हैं इनकी पता होता है कि किस मुल्क में किस चीज़ की डिमांड है और हम देखते हैं और उसके बाद ये आपको बताते हैं कि यहाँ पे सरप्लस किस मुल्क में उस चीज़ का मौजूद है या कौन सा मुल्क वो चीज़ें प्रोड्यूस कर रहा है। तो वो आपस में क्या करते हैं, उन ममालिक का जो ट्रेडर्स होते हैं उनका आपस में एक लिंक करवा रहे होते हैं। जस्ट सपोज कि आप कहते हैं कि जो यूरोप है, यूरोप में अगर डिमांड आ रही है वहाँ पे आपकी टी जो है चाय की, तो अब उनको पता है, जो फॉरेन एजेंट्स हैं उनको पता होगा कि ये चाय जो है वो कीनिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, यहाँ से ज्यादा चीजें वो प्रोड्यूस होती है। 60 की अगर डिमांड आ रही है तो उनको पता है कि पाकिस्तान में ये प्रोड्यूस होता है। तो वो क्या करेंगे, वो लिंक करवाएंगे उन कंट्रीज को, वहाँ के उनके जो ट्रेडर्स होते हैं आपस में उनका लिंक करवा देते हैं जस्ट। तो क्या होता है, उसके बदले वो अपना कमीशन चार्ज कर लेते हैं। ये एज लिंक काम करते हैं। इनके पास इंफॉर्मेशन होती है पूरी दुनिया की, पूरे आपका जो भी वर्ल्ड है उसकी इंफॉर्मेशन होगी, उसके मुताबिक ये चीज़ें आपको जो है लिंक करवाते हैं आपस में जो इनके ट्रेडर्स होते हैं। इन दिस मेथड द डोमेस्टिक ट्रेडर एस्टेब्लिश द ऑफिस और एजेंसीज इन द फॉरेन कंट्री टू डिस्ट्रीब्यूट द गुड्स एंड सेल द गुड्स एट अ रीजनेबल प्राइस पे ये चीजें सेल करने के लिए ये अपने ऑफिस जो है वो बनाते हैं। परमानेंट ब्रांच, परमानेंट ब्रांच क्या होगी कि कोई भी अदारा है उसकी किसी भी मुल्क में वो ब्रांच वो अपनी बना देते हैं और उस ब्रांच के जरिए वो चीजें अपनी सेल करेंगे। कोई भी चीजें अगर उन्हें सेल करनी है तो उस मुल्क के अंदर उनकी ब्रांच मौजूद होगी और वो चीजें आपके पास पहुंचेंगी जो आपकी, तो उस ब्रांच के जरिए आप चीजें सेल करेंगे। जिस तरह आप देखें कि आप पाकिस्तान में एक एग्जांपल है तो ये KFC है, इनके पास जो चिकन होगा वो ऑस्ट्रेलिया से ये इम्पोर्ट करते हैं और वही चीज़ें आप यहाँ पे वो सेल करते हैं, अपनी प्रोडक्ट की शक्ल में उसको सेल करते हैं। तो ये इनकी ब्रांच होती है या इनकी फ्रेंचाइज की शक्ल में यहाँ पे है और चीज़ें इनकी जो वो सेल हो रही हैं और सेंट्रल इनकी परचेजिंग होती है, एक ही जगह से इन्होंने चीज़ें परचेज करनी होती है और डिफरेंट आपकी जो ब्रांचेज होती हैं पूरी दुनिया में, वहाँ पे ये चीज़ें जो है उनको सेंड कर देती है। नेक्स्ट है इसका जी प्रोसीजर ऑफ एक्सपोर्ट ट्रेड। एक्सपोर्ट ट्रेड जो होती है उसका प्रोसीजर क्या होगा, क्योंकि हमने पहले भी कर ली है इसका इंपोर्ट जो थी उसका हमने प्रोसीजर देखा था और मैंने उस वक्त आपको कहा था कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में इतना डिफरेंस नहीं है प्रोसीजर में, क्योंकि एक चीज अगर इंपोर्ट होती है तो वही चीज आपका एक्सपोर्ट भी हो रही है। एक मुल्क अगर वो चीजें इंपोर्ट कर रहा है तो कोई दूसरा मुल्क चीजें जो एक्सपोर्ट कर रहा है, तो सेम प्रोसीजर से आपने गुजरना होता है। हम पाकिस्तान की जब हम एग्जाम्पल लेंगे तो पाकिस्तान में आप देखेंगे कि ये जो चीज़ें सेल की जा रही हैं दूसरे मुल्क में भेजी जाएंगी, उनका वही प्रोसीजर होगा जो जब दूसरे मुल्क से चीज़ें आप इंपोर्ट करते हैं, खरीदते हैं, तो वो प्रोसीजर फॉलो करते हैं। फर्स्ट है आपकी ऑब्टेनिंग इंडेंट। आपके पास पहले इंफॉर्मेशन आएगी, इंडेंट आ गया। इंडेंट मैंने आपको बताया था कि एक ऑफर होती है या फिर इसमें आपने एक इंक्वायरी लेटर होता है, इंक्वायरी होती है कि कौन कौन सी चीज़ें आपके पास मौजूद है, उनकी क्वालिटी क्या होती है, उनकी क्वांटिटी क्या होती है, किस तरीके से आएगी चीज़ें की इंश्योरेंस वगैरह, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल होती हैं। तो इंडेंट का हमने पहले भी देखा था, ये इंक्वायरी लेटर की शक्ल में होती है चीज़ें। तो ये फर्स्ट स्टेप होता है जब आप इंडेंट लेंगे, एक्सपोर्टर जो है फर्स्ट स्टेप में आपकी चीज़ें इंडेंट रिसीव करेगा और उसके मुताबिक वो इंपोर्टर को बताएगा चीज़ों की क्वालिटी के हवाले से और सारी उसकी प्राइस क्या होगी, किस टाइम उसकी डिलीवरी होगी, किस जरिए से उसकी डिलीवरी होगी, चीज़ों के इंश्योरेंस वगैरह के हवाले से, ये सारी चीज़ें उनको बताएगा। तो इंडेंट जो होता है ये आपका एक इंक्वायरी लेटर होता है, उसके गेस्ट लोगों ने उनको करना होता है। अब इंडेंट अब आपने को भेजा गया तो आपने वो इंडेंट क्या किया, एक्सेप्ट किया। एक्सेप्ट क्या होगा, एक्सेप्टेंस क्या होगी कि जो भी आपने इन्फॉर्मेशन बताई है चीज़ों के हवाले से, जो भी आप उसमें इंडेंट में आपने जो इंक्वायरी की उसमें आपने इन्फॉर्मेशन लोगों को दी है, उसके गेस्ट लोग अब आपको वो ऑर्डर जब प्लेस करते हैं तो उसका मतलब होता है कि ये अब आपका इंडेंट जो हो गया वो आपका एक्सेप्ट हो गया, अब वो चीज़ें आपने एक्सपोर्ट करनी है चीज़ें। नेक्स्ट है आपका, ये सारे वो चीजें चीजें हम कर रहे हैं जो हमने पहले की हैं। इसके रजिस्ट्रेशन आपने रजिस्टर करवाना होता है अपने आप को एज इंपोर्टर एक्सपोर्ट एक्ट 1952 के तहत इम्पोर्ट, और ये आपके जो रजिस्ट्रेशन होगी वो कौन करेगा, आपका चीफ कंट्रोलर इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट CCIE, ये आपको रजिस्टर करेगा एज एक्सपोर्टर और ये आपका एक्ट है 1952।
एक्सपोर्ट लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। जो चीजें आप बाहर बाहर भेजे हैं, दूसरे ममालिक में आप भेज रहे हैं, उसके लिए आपका एक्सपोर्ट का लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। और लाइसेंस जब आपको दिया जाता है तो उसके लिए देखा जाता है कि कौन सी चीज़ आपने एक्सपोर्ट करनी है, और ये कंट्रोल किया जाता है। ये गवर्नमेंट के कंट्रोल में होनी चाहिए सारी की सारी एक्सपोर्ट, क्योंकि आपकी कुछ अगर नेसेसरी गुड्स होती हैं तो उनको पहले अपनी ज़रूरत के मुताबिक रखा जाता है, उसके बाद एक्सपोर्ट करने की इजाज़त दी जाती है। ऐसी चीज़ें जिनके मुल्क में पहले ही शार्टेज हो और मुल्क में वो प्रोड्यूस हो रही है, उनको एक्सपोर्ट करने की इजाज़त नहीं होती है आपकी। उसके बाद आपका डिमांडिंग द लेटर ऑफ क्रेडिट। लेटर ऑफ क्रेडिट जो होता है ये आप डिमांड करेंगे। जिस तरह आपका इंपोर्ट था उसमें भी हमने ये चीज देखी, मैं इनको सिर्फ सरसरी से इसलिए बता रहा हूँ कि पहले भी हम ये चीजें सारी कर चुके हैं इंपोर्ट के हवाले से। अब ये एक्सपोर्ट के वाले से तो मैं ज्यादा इनके ऊपर डिटेल में नहीं जाऊंगा। डिमांड लेटर जो आपका होता है, इसमें आपने डिमांड करना होता है लेटर ऑफ क्रेडिट। तो ये आपका जो इम्पोर्टर होता है वो अपने बैंक से ये लेटर ऑफ क्रेडिट बनवाएगा, जिसमें ये होगा कि आपकी चीज़ों की इंश्योरिटी दी जाती है कि जो एक्सपोर्टर है वो चीज़ें जब उनको आप एक्सपोर्ट किया जाएगा तो उसके बदले उनको पैसे मिल जाएंगे। तो ये डिमांड की जाती है इंपोर्टर से कि वो इंपोर्टर अपने बैंक के थ्रू उनको ये श्योरिटी दे एक्सपोर्टर को। जैसे हमने इंपोर्टर का कहा था, इंपोर्टर अपना लेटर ऑफ क्रेडिट बैंक के जरिए एक्सपोर्टर को भेजते हैं, तो एक्सपोर्टर क्योंकि वो डिमांड कर रहा होता है तो ये डिमांड की जाती है। आगे फिक्सेशन ऑफ द एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट आपने फिक्स करना होता है कि किस प्राइस पे कोई चीज़ आपने सेल करनी है, ये देखना है आपने। तो ये आपका जो जो भी आपका होगा कंट्री, उसके साथ जब आप इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो देखेंगे कि कौन से मुल्क के आपकी करेंसी है जो कि आपने यूज करनी है, और उसका उस मुल्क की करेंसी के साथ एक्सचेंज रेट क्या हो, ये चीज पहले से देख ली जाती है। फिर उसके बाद है फॉरवर्डिंग एजेंट। आपके आपके एजेंट्स होते हैं जो कि चीजें आपकी आपसे रिसीव करेंगे और आगे उनको ट्रांसफर करेंगे। जिस तरह पाकिस्तान में अगर हम देखते हैं तो एटलस एजेंसी है एक, जो कि काम क्या करती है, जो भी आपकी इंपोर्ट होती है या एक्सपोर्ट्स होती हैं वो चीज़ें उनके जरिए आती है कराची में, वो आपकी चीज़ें क्लियर करवाते हैं। तो ये इनका एजेंट्स होते हैं, जो फॉरवर्डिंग एजेंट होते हैं, जो चीज़ें आगे ट्रांसफर करते हैं। प्रोसिक्यूरिंग द गुड्स। एक्सक्यूटिव गुड्स, अगर एक्सपोर्टर खुद जो चीज़ें मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो वो बना रहेगा, अदरवाइज उसने दूसरे ममालक दूसरे जो आपके प्रोड्यूसर्स होते हैं उनसे चीज़ें, या होलसेलर से वो चीज़ें जो है वो कलेक्ट करनी होती हैं, या सेलिंग एजेंट्स होते हैं उनसे चीज़ें उन्होंने कलेक्ट करनी होती है। चीज़ें आपने कहाँ से इकट्ठी करनी है ये देखा जाएगा, और जो चीज़ें की डिमांड आ रही है उसके मुताबिक वो चीज़ें अगर खुद बना रहा है ठीक है, नहीं तो उसने वो चीज़ें एज ट्रेडर दूसरे लोगों से लेगा। और उसके वापस प्रोसिक्यूरिंग द गुड्स के बाद नेक्स्ट है आपका आपका कि जब आपने चीज़ें जो है वो सेटल करी, उसका मैटर आपने सेटल कर, उसके लिए चीज़ों की आपकी इनवाइस होनी चाहिए, आपका काउंसलर इनवाइस होनी चाहिए, और सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन होना चाहिए। ये चीज़ें आपकी इनवाइस चीज़ें की जो सेंड कर रहे हैं वो, उसकी काउंसलर इनवाइस जो आपकी चैम्बर के जरिए अगर आप चीज़ें सेल करते हैं, चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो उनका आपका काउंसलर इनवाइस आपको इशू करेगी उन चीज़ों की, कि जिसमें चीज़ों का एक तो एक आपकी रिटर्न प्राइस होती है, चीज़ों की इनवाइस जो होती हैं वो होती हैं, उसके बाद ये काउंसलर इनवाइस दूसरे मालिक के साथ जब चीज़ों को आप इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करें तो उस वक्त आपकी उन चीज़ों की क्या कीमत होगी दूसरी करेंसी के साथ, वो भी इसके साथ मेजर किया जाता है। और फिर उसके बाद है कस्टम फॉर्मेलिटीज। कस्टम, अगर आपने चीज़ें दूसरे मालिक से इंपोर्ट कर रहे हैं एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो जो जिस मुल्क में चीज़ें आपने एक्सपोर्ट करनी होती हैं उस मुल्क के कवानीन के मुताबिक आपने उनको कस्टम ड्यूटी जो है पे करनी है। गवर्नमेंट का जो एक टैक्स का जरिया होता है, गवर्नमेंट के आमदन का एक जरिया होता है। तो जो भी चीज़ें आप दूसरे मुल्क में एक्सपोर्ट कर रहे हैं, देखा जाता है कि अगर वो आपकी नेसेसिटीज ऑफ लाइफ नहीं है, नॉर्मल चीजें नहीं है और आपके सरप्लस में है, तो वो आप चीजें जब एक्सपोर्ट करते हैं तो उसके ऊपर गवर्नमेंट कस्टम आपकी चार्ज नहीं करती। लेकिन जिस मुल्क में आप वो चीजें एक्सपोर्ट कर रहे हैं वहां पे वो चीजें इंपोर्ट हो रही हैं, तो उसकी जो कस्टम ड्यूटी वगैरह जो होती है वो क्लियर आपने करवानी होती है। नेक्स्ट आपके पास लास्ट हमारा जो ये पैकिंग, चीज़ें पैकिंग करना। पैकिंग आपकी होती है जो चीज़ें मुख्तलिफ कार्टन में बैग में आपको पैक करते हैं, उसके बाद आपने चीज़ें डिस्पैच करनी होती हैं। और लास्ट में आपका शिपमेंट। शिपमेंट में आपने चीज़ें जब भेज देते हैं तो आपने मुख्तलिफ आपके जो जहाज़ रान कंपनियाँ होती हैं, शिपिंग कंपनीज होती हैं, उनके साथ आपने जो राब्ते में होते हैं, और उसके बाद आपने ये चीज़ें उनको शिप करनी होती हैं चीज़ें। बच्चों आपका ये लेक्चर क्योंकि आज लेट स्टार्ट हुआ था, सिर्फ हमारे पास 10 मिनट थे या 15 मिनट थे, तो मैंने सम अप करने की कोशिश की है। दूसरा ये चीज़ें हम पहले कर चुके हैं, इंशाल्लाह कुछ चीज़ें अगर रह गई हैं तो हम अगले लेक्चर के साथ उनको कर लेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।